हेलो फिर डॉक्टर वेलकम है आपका बायोमेंटर हिंदी में। मैं हूं श्रवण कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बाय लाइन क्वेश्चन की डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक रहने वाला है शुक्राणु, और इसके साथ साथ हमारा रहेगा oogenesis की जो शुरुआती एनसीईआरटी के पेज में दे रखा है वो रहने वाला है। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो कहता है कि शुक्राणु पूरी बॉडी से ढकने वाले शुक्राणु को, जो पूरी बॉडी को ढकने वाली परत है उसका नाम क्या है। तो हम पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो डायग्राम को देखें थे, उस डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से समझाया गया है ताकि आपको आसानी से समझ पाए। जैसे ये डायग्राम है आपके, तो ये पूरी स्पम की बात करते हैं। स्पम को पूरी तरीके से ऊपर से कवर करने वाली जो बॉडी है, इसको पूरी तरीके से बॉडी को कवर करने में कौन सी मेम्ब्रेन काम आती है, जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम आती है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये याद रखना, ये जो शुक्राणु है इसके मिडल के कितने पार्ट होते हैं। तो इसमें हेड है, ये वाला हेड पार्ट है, और इसमें ये नेक है, ये मिडल पार्ट है, ये पूछ वाला पार्ट है, ये भी याद रखना। इसके साथ साथ अपने को ध्यान रखना है जो मिडल वाले पार्ट के अंदर होता है, इसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो तैरने के लिए ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जो पूछ होते हैं वो गतिशीलता के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और साथ साथ में इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो जो गुणसूत्री पदार्थ होते हैं, और एक्रोसोम पाया जाता है। तो याद रखना यहाँ पर जो बात याद करना, जो अग्रपिंड की बात करते हैं तो एक्रोसोम जिसे कहते हैं। यहाँ पर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है, न्यूक्लियस कैसा होता है, अगुणित होते हैं, एलांगेटेड अगुणित और हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। और बॉडी को, पूरी बॉडी को कवर करने के लिए कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। तो यही क्वेश्चन था अपना। तो ये कहना चाहता है कि शुक्राणु को पूरी बॉडी से कवर करने वाले जो बाहरी परत है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एनसीईआरटी की जो पेज हैं उसमें से जाकर उसको समझने की कोशिश की, तो आपको ज़्यादा समझ में आनी। दूसरे कहता है एक्रोसोम उन एंजाइम से भरा होता है जो किसमें हेल्प करता है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, जो हेल्प करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो कहाँ पर दे रखा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ दे रखा है कि इसका जो आगे वाला भाग होता है उसको एक्रोसोम कहते हैं, ये वाला पार्ट होता है उसे क्या कहेंगे, एक्रोसोम कहेंगे। लेकिन इस एक्रोसोम की बात करते हैं, पूरा देखते हैं। ये जो एक्रोसोम है, ये वाला पार्ट, ये तो पूरा हेड था, इसमें ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम की बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, निषेचन में। अब निषेचन में हेल्प करते हैं यानी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइसोजाइम्स एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, जो एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको घोल देता है ताकि फर्टिलाइजेशन आसानी से हो पाए। तो जैसे आप बात करते हैं एग की, एग में जोना पेलिसुडा, कोरोना रेडिएटा पाए जाते हैं, जो जोना पेलिसुडा को भेदने में हेल्प करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसमें हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में, या जोना पेलिसुडा को भेदने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन कहता है शुक्राणु के किस में भाग में माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने देखा था शुक्राणु को जो मिडल वाला पार्ट होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये क्या काम करता है, ऊर्जा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या किसमें करता है, तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ ही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जो हम हमारे वहाँ पर उसी पेज में जाएंगे, हम यहाँ पर समझेंगे इसी पेज में। यहाँ पर देखो, एक एजुकेशन की बात करते हैं। जब एक स्पर्म बाहर रिलीज़ किया जाता है तो उसकी संख्या की बात करते हैं, वो 20 से लेकर मान लो ऑलमोस्ट 20 से कितना होता है, 30 करोड़ होता है, और जिसे हम कहते हैं 200 से 300 मिलियन। अगर हम इसको 100% मान लेते हैं तो इसका दो पार्ट हो जाता है, एक 40%, एक 60%। जो 60% होता है ये आकार आकृति में क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए आकार में, और आकृति में कैसा होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, मतलब इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम न हो, सामान्य होना चाहिए। आकार आकृति में कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। कौन से 60% की बात हो रही है। ये 60% में बात हो रही है, लेकिन इस 60% के अंदर से जो 40% वाला पार्ट है वो जनन करने में हेल्प करना चाहिए, और ये कैसा गतिशील होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। जनन क्षमता इसके अंदर पाई जानी चाहिए। तो जनन के लिए कैसा होना चाहिए, जनन के लिए मोटाइल होना चाहिए। तो 60% के अंदर से देख रहा है ये। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। ये कि एक बार एजुकेशन मतलब एजुकेशन या स्खलन करता है, इसमें कितने शुक्राणु होते हैं। तो आपको याद रखना है
एक बार जो एजुकेशन होता है इसमें शुक्राणु की संख्या की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन या 20 करोड़। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी करेक्ट जाएगा। अब यहाँ पर कहता है कि कम से कम कितने शुक्राणु आकार आकृति में सामान्य होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम आकार आकृति में सामान्य होना चाहिए, यानी कितने 60% कैसे होना चाहिए, आकार आकृति में क्या होना चाहिए, सामान्य, और इसमें से 40% कैसा होना चाहिए, मोर्टेलिटी पाए जाने से जनसंख्या के लिए। तो यहाँ का ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। यहाँ कहता है कि सामान्य प्रजनन क्षमता के लिए कम से कम कितने शुक्राणु तीव्र गति से होना चाहिए, तो बात करते हैं तो वो आंसर कौन सा जाएगा, 640%। तो आपको ये याद रख देना है, ठीक है। ये यहाँ पर लिख रखा है, एनसीईआरटी में लिख रखा है कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु इसके लिए तो होते हैं जो सामान्य फर्टिलिटी में लगभग 60% निश्चित रूप से सामान्य आकार का होता है, और इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से फर्टाइल होना चाहिए जो गतिशीलता प्रदर्शित करे, ठीक है। जो वीर्य है सीमन की बात करते हैं ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो मैंने कहा था जी पहले लेक्चर में जब हम बात करते हैं, जो शुरुआत के लेक्चर दे रखा है उसमें ये समझाया था कि जो वीर्य का फॉर्मेशन होता है तो उस वीर्य के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो एक स्पर्म आता है और होता है सेमिनल प्लाज्मा। तो शुक्राणु सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन कौन करती है, सेमिनल प्लाज्मा की फॉर्मेशन 3 ग्लैंड मिलकर करती हैं, जो एक तो सिर्फ एकल होती है उसको प्रोस्टेट होती है, और 2 बल्बोरेटल ग्लैंड और दो होती है सेमिनल वेसिकल। ये तीनों मिलकर क्या सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एंजाइम्स पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और फ्रक्टोज पाया जाता है, जो कि इसमें हेल्प करता है, एनर्जी में हेल्प करता है, बहुत अच्छा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा करेक्ट, सी करेक्ट जाएगा। दोनों मिलकर क्या करता है, इस सीमन का फॉर्मेशन करता है, यानी वीर्य का फॉर्मेशन करता है। देखो यहाँ पर वो जेनेसिस क्वेश्चन आया है कि मेल गेमिट जो होता है, जिसे हम लोग एक मेल गेमेट कहते हैं, जैसे वहाँ शुक्राणु, यहाँ तो होता है अंडाणु। तो अंडाणु के निर्माण की जो प्रोसेस होता है, अंडाणु के निर्माण की प्रोसेस यानी एक फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं oogenesis। और जो शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, बी करेक्ट जाएगा। अब oogenesis के रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो oogenesis की बात यहाँ पर मेन डिफरेंस ये है कि जब हम शुक्राणु जनन की बात करते हैं तो शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस है वो शुरुआत होती है प्यूबर्टी में, लेकिन oogenesis की शुरुआत की बात कर जन्म से पहले हो जाती है। एम्ब्रियोनिक जो फेज होता है वहाँ पर शुरुआत होती है, जन्म से पहले होता है। तो याद रखना यहाँ के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान लिख रखा है और जन्म के समय लिख रखा है, जन्म के समय होता है या प्यूबर्टी में होता है, ये वयस्क में होता है। तो ऑप्शन कौन सा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, जन्म से पहले होता है, जन्म के समय नहीं, जन्म से पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जाएगा, सी। अब याद रखना है कि जब बच्ची का जन्म होता है या हाँ होता है, तो बच्ची के जन्म होने के बाद में कोई उगोने का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जन्म के बाद किसी प्रकार की उगोने नहीं बनती है, oogenesis प्रोसेस नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही कह रखा है कि जन्म के बाद स्त्री में अंडाशय में नई उगोने कोशिकाएं जोड़ी जाती हैं। जन्म के बाद नई उगोनी कोशिका जोड़ी जाती है, ऑप्शन कहता है हाँ हर महीने जोड़ी जाती है, केवल प्यूबर्टी में जोड़ी जाती है, तो 20 वर्ष उम्र तक जोड़ी जाती है। तो आंसर है कि उगोनिया का फॉर्मेशन जन्म के बाद में होता ही नहीं है, तो नहीं और कभी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उगोनिया का फॉर्मेशन जन्म से पहले होता है और बाद में उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन कहता है प्राइमरी oocyte किस विभाजन में प्रोफेज फेस्ट में रुक जाती है, मतलब जो होता है म्यूसिस फेस्ट होता है, म्यूसिस फेस्ट की प्रोफेज फेस्ट में रुक जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम अगले लेक्चर में और डिस्कस करेंगे oogenesis की जितने भी प्रोसेस है उसको समझने में। तो ये कहते हैं प्रोफेज फेस्ट की हैं उसमें रुक जाती हैं, किसकी, म्यूसिस की। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ होगा, यहाँ का करेक्ट होगा। और इसके बाद में वापस ये शुरुआत हो जाती है। इसके दौरान जब मेस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसके दौरान जब ये प्यूबर्टी में आती है तो वहाँ से जो ये है प्रोफेज फेस्ट है वो पूरा हो जाता है। जो प्राइमरी oocyte जब ग्रेनुलोसा कोशिका के घिर जाती है, जो प्राइमरी oocyte होती है और उसके ऊपर सेल्स होती है, इसके सेल का नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स, और तो घिर जाती है उसको क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी करेक्ट जाएगा। पुरुष में सहायक नलिकाओं के पुरुष की सहायक नलिकाओं के कार्य को कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल की एसिडिटी डक्ट जितनी भी होती है उसको जो कौन सा है नलिकाओं हार्मोन बनाए रखता है, उसके कार्य को बनाए रखता है, तो वो अपने को मेल हार्मोन की बात करते हैं, वो कौन सा होता है, एंड्रोजन पर्सन हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कौन करती है, लीडिंग सेल्स करती हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एनर्जी होता है, उसको देने में काम करता है। शुक्राणु तैरने के दौरान क्या देता है, एनर्जी देता है। ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा अपना करेक्ट। शुक्राणु के शीर्ष में मौजूद केंद्र की प्रकृति कैसी होती है, जो केंद्र का हेप्लॉइड होता है, एलोंगेटेड हेप्लॉइड होता है। कैसा होता है, एलोंगेटेड और हेप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी करेक्ट जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा देखा। हम एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करें, जैसे हमने ये देखा, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ तक पढ़ लिया। ये सीमेन का फॉर्मेशन ये वाला समझ आ गया अपने को। इसके साथ में याद करना कि शुक्राणु के जो फॉर्म हैं उसको मैचुरेशन देना है, तो वो कौन कौन सी हेल्प करती है। तो एपिडिडाइमिस करती हैं, वाजा डिफरेंशिया करती हैं, और सेमिनल वेसाइकल करती हैं, प्रोस्टाग्लैंड। ये इसका सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन भी आवश्यक है, और ये क्या करते हैं, गतिशीलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचुरेशन। दूसरी बात ये है ओजनेसिस के हैं, उगोने कोई बनती नहीं है। ओजनेसिस किसे कहते पता चल गया अपने। यहाँ से कोई भी लाइन को मिस नहीं किया है। और उसमें भिन्न क्यों होता है, क्योंकि ये शुरुआती भ्रूणी परिवर्तन के चरण दोनों होती है, हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय होती है, और जन्म के बाद में कोई उगोनिया नहीं बनती है, बढ़ती रुक जाती है। अब यह बात करते हैं इन कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, और ये अर्धशरीर विभाजन की प्रोफेज फेस्ट में प्रवेश करती हैं, जिसमें अवरुद्ध रुक जाती है। उसके बाद में उसकी वृद्धि रुक जाती है। प्रोफेज फेस्ट की डिप्लोटिन अवस्था होती है, वहाँ पर रुकती है ये। तो इसलिए कहते हैं डिप्लोटिन सबसे मतलब बड़ी होती है। प्रोफेज फेस्ट डिप्लोटिन अवस्था में क्या है, ये इसकी वृद्धि रुक जाती है। प्राइमरी oocyte कहते हैं, और उसके बाद में प्राइमरी ग्रेनुलोस कोशिका से आवृत ग्रेनुलोस सेल्स होती है, उसके ऊपर हो जाती है, और उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। जैसे ये ब्लड सेल है, ये प्राइमरी फॉलिकल क्या कैसे बना है, तो प्राइमरी oocyte था, उस प्राइमरी oocyte की बात करते ऊपर को क्या बन, प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या बन गया, प्राइमरी oocyte है, और उसके ग्रेनुलोसा कोशिका की है, ग्रेनुलोसा कोशिका है, उसकी परत चढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या होती है, टर्शियरी फॉलिकल क्या होती है, ये पूरे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इस जो इतने भी पढ़ा है QNCERT को देखते हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया, आपने को ऐसा इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है, कैसा लगता है हमारे मतलब कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, ताकि हमें पता चलता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आता है। इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।